नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल कॉइनेज ऑफ इंडिया 1600 से 1947। कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये सिक्के कैसे बने, कैसे बदले और इनका असल मतलब क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। बिल्कुल कि जब अंग्रेज आए तब भारत में सिक्कों का क्या हाल था। कोई एक सिस्टम नहीं था। मुगल सिक्के तो थे ही, पर साथ में ढेरों रियासतें थीं और वो सब अपने अपने सिक्के चलाती थीं। अच्छा, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं था उस वक्त। सही। तो पहली स्टेज पर आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर, लगभग 1600 से 1835 तक। जब कंपनी आई, व्यापार शुरू किया, तो सिक्कों को लेकर उनका पहला कदम क्या था? उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो पहले से मुगल सिक्के चल रहे हैं जिनकी मान्यता है, तो उन्होंने उन्हीं का इस्तेमाल किया। और वो कोशिश कैसी थी जब उन्होंने अपने सिक्के बनाने शुरू किए? डिजाइन आप देखेंगे तो अक्सर मुगल स्टाइल से मिलता जुलता था। तो मुख्य सिक्के कौन से थे इस दौर में? सोने की मोहर थी, चांदी का रुपया था और तांबे के छोटे सिक्के जिन्हें कैश कहते थे। और तांबे के छोटे सिक्के पाई, पैसा, आना। और वो यूनिफॉर्मिटी, वो मानकीकरण आया 1835 में यूनिफॉर्म कॉइनेज एक्ट के साथ। विलियम फोर्थ का समय था वो। इस एक्ट ने पहली बार किया ये कि पूरे ब्रिटिश भारत के लिए, मतलब जहां जहां उनका कंट्रोल था, एक जैसे वजन और वैल्यू वाले सिक्के लागू कर दिए। पहली बार सिक्के पर ब्रिटिश राजा यानी विलियम फोर्थ की तस्वीर छा दी गई। तो इन सिक्कों पर एक तरफ विलियम फोर्थ का चेहरा होता था और दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ अंग्रेजी और फारसी दोनों में सिक्के की वैल्यू लिखी होती थी और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी रहता था। विलियम फोर्थ के बाद तो फिर महारानी विक्टोरिया का बहुत ही लंबा शासनकाल रहा, 1837 से 1901 तक। उनके समय में सिक्कों में क्या खास बदलाव हुए? और हाँ, इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला फेज था 1837 से 1858 तक। इस वक्त सिक्के टेक्निकली तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही जारी कर रही थी। अच्छा। और इन पर विक्टोरिया का युवा चेहरा, जिसे यंग हेड कहते हैं, वो बना होता था। और दूसरा फेज 1858 के बाद शुरू हुआ। सिक्कों पर एक बड़ा सिंबॉलिक चेंज आया, इंडिया लिखा जाने लगा। अच्छा। जब विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया यानी भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, तो ये टाइटल भी सिक्कों पर दिखने लगा। उस दौर में कौन कौन से सिक्के चलन में थे? सोने की मोहर थी, हालांकि वो आम चलन में कम थी। चांदी का रुपया तो था ही, फिर आधा रुपया, चौथाई रुपया जिसे हम चवन्नी कहते थे, 2 आना, अठन्नी का आधा। हाँ। और तांबे के कई छोटे सिक्के थे, क्वार्टर आना, हाफ पैसा, पाई। ये आम लोगों के रोज के लेन देन के लिए बहुत जरूरी थे। 1857 के गदर के बाद ये बदलाव बहुत मायने रखते हैं। विक्टोरिया के बाद आए एडवर्ड सप्तम 1903 से 1910 तक, और फिर जॉर्ज पंचम 1911 से 1936। क्या सिक्कों पर ये शाही बदलाव चलते रहे? हाँ बिल्कुल। एडवर्ड सप्तम के सिक्कों पर उनका ताज पहने हुए पोर्ट्रेट था, पीछे माला, वैल्यू, इंडिया लिखा हुआ। और जॉर्ज पंचम के टाइम में कुछ और नई चीजें जुड़ी है ना, जैसे उनकी तस्वीर को लेकर और कोई खास टाइटल भी? हाँ, जॉर्ज पंचम के साथ 2-3 बातें हुई। जॉर्ज पंचम के सिक्कों से जुड़ा एक किस्सा भी है शायद। 1911 के रुपए का कुछ गड़बड़ हुई थी। हाँ, उसमें हुआ ये कि राजा के कपड़ों पर जो हाथी बना था, उसकी सूंड के डिजाइन को लेकर कुछ लोगों को लगा कि वो सूअर जैसा दिख रहा है, तो उस पर काफी आपत्ति हुई और उस डिजाइन को जल्दी ही बदलना पड़ा। उसे मजाक में कभी कभी पिग रूपी भी कह देते हैं संग्राहक। दिलचस्प है। अब आते हैं ब्रिटिश राज के बिल्कुल आखिरी दौर पर, जॉर्ज षष्टम का समय 1938 से 1947 तक। इस समय दुनिया एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी, दूसरा विश्व युद्ध। इसका सिक्कों पर क्या असर पड़ा? हाँ, बहुत गहरा। दूसरा विश्व युद्ध एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, खासकर सिक्कों में इस्तेमाल होने वाली धातु को लेकर। सबसे बड़ा बदलाव यही था। 1940 के बाद जो हमारा मुख्य सिक्का था 1 रुपए का, उसे चांदी की बजाय निकल धातु में बनाना शुरू कर दिया गया। चांदी से सीधे निकल पर? ये तो बहुत बड़ा चेंज था। बहुत बड़ा। लेकिन धीरे धीरे उनकी जगह भी कॉपरो निकल और निकल ब्रास यानी पित्तल और निकल का मिश्रण जैसी सस्ती धातुओं ने ले ली। तो जॉर्ज षष्टम के दौर में हमें निकल का रुपया ज्यादा दिखने लगा कि भारत ने औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्र मुद्रा प्रणाली और नए सिक्के 1950 में जारी किए। 1950 में जब भारत गणतंत्र बना। जी हाँ, बिल्कुल। जाहिर है ब्रिटिश प्रतीकों को हटाया गया, उनकी जगह नए राष्ट्रीय प्रतीकों को जगह दी गई, जैसे अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष। हाँ, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। बिल्कुल, वो सिक्कों पर प्रमुखता से नजर आने लगा। अनाज की बालियां दिखाई दी जो कृषि प्रधान देश का प्रतीक बनी। ये सिर्फ डिजाइन का बदलाव नहीं था। नहीं,
ये तो पहचान बदलने जैसा था। हाँ, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी पहचान को दुनिया के सामने रखने का तरीका था। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें 1600 से 1947 तक, क्या मेन पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए? मेरे ख्याल से 4-5 मुख्य बातें उभर कर आती हैं। इन पुराने सिक्कों का अपना एक अलग ही महत्व है न्यूमिस्मेटिक्स में, मतलब सिक्के जमा करने वालों के लिए। हाँ बिल्कुल, आज इनमें से कई सिक्के कलेक्टर्स के लिए बहुत कीमती हैं। कुछ खास साल के सिक्के या विक्टोरिया की सोने की मोहरें, एडवर्ड सप्तम के कुछ प्रूफ सिक्के या जॉर्ज पंचम की वो 1911 वाली पिग रुपी, ये सब आज काफी रेयर और वैल्यूएबल माने जाते हैं। तो ये थी कहानी भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सिक्कों की। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इस पूरी बातचीत से निकलता है। जरा सोचिए, लगभग 200 साल तक रोज की जिंदगी में एक विदेशी शासक की तस्वीर वाले सिक्के इस्तेमाल करने का जो अनुभव रहा होगा, उसने आम भारतीयों की अपनी पहचान, अपनी अस्मिता और सत्ता को लेकर उनकी सोच को कैसे प्रभावित किया होगा। इस गहरी और विस्तार से हुई चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।